मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगे एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको व्याकरण समझाया था, राइट? तो व्याकरण में आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, राइट? हम 4 लेक्चर से कुछ नया सीख रहे हैं। 2 लेक्चर में हमने निबंध सीखे, एक गाय का, दूसरा वर्षा ऋतु का। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको व्याकरण में 3 टॉपिक सिखाए थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, राइट? तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा ये व्याकरण सीखने में, राइट? और कुछ नया ही है। पीपीटी में से मैं आपको अलग अलग तरह के टॉपिक निकाल कर दे रही हूँ, राइट? आपको चित्र देखकर पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा होगा, राइट? तो आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में क्या समझाने वाली हूँ? आज मैं आपको अपठित गद्यांश समझाने वाली हूँ, राइट? तो इसमें आपको क्या करना होगा? अपठित गद्यांश में आपको एक नया ही फकरा, एक नया ही पैराग्राफ दिया गया होगा। आपको उसमें से देख देख कर क्वेश्चन का आंसर लिखने होंगे, कोई समानार्थी विरोधार्थी शब्द दिए गए होंगे, कोई एमसीक्यू होगा, राइट? तो आपको उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेना है और उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, राइट? और आज का आपका वीडियो लेक्चर में से ही देख देख कर होमवर्क है, राइट? तो आप अच्छे से वीडियो पूरा का पूरा देख लेना और होमवर्क उसी में से कर लेना, राइट? उसके क्वेश्चन और उसके आंसर आपको लिखने होंगे जो आपके वीडियो में दिए गए होंगे। आपको अपनी CW में वो लिख लेने होंगे, राइट? तो आज का आपका वीडियो लेक्चर में से ही होमवर्क है, राइट? तो आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा, राइट? तो अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, अपठित गद्यांश समझते हैं। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में अपठित गद्यांश करवाने वाली हूँ, राइट? अपठित गद्यांश में क्या होता है, मतलब मैं आज वो आपको सिखाने वाली हूँ, राइट? बच्चों, अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने से पहले कभी न गुजरा हो। ऐसे अपठित गद्यांशों या पद्यांशों के मूल भाव को समझने के लिए दिमाग पर बल देना पड़ता है। यह एक प्रकार की मानसिक कसरत है। बच्चों, ये क्या टॉपिक है आपको पता है? आपको इसमें क्या करना होगा? अपठित का अर्थ पहले आपको समझना होगा। अपठित का मतलब होता है कि ऐसा कोई पाठ या ऐसा कोई गद्यांश जो आपने कभी पहले ना देखा हो, आपके सामने आंखों के सामने से कभी ना गुजरा हो। आपकी आंखों के सामने से कौन कौन से पाठ या चैप्टर गुजरते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में या आपकी वर्कबुक में दिए गए होते हैं, राइट? पर ऐसे अपठित पाठ या संदर्भ जो आप लोगों ने पहले कभी ना देखे हो, उसमें से आपको कोई क्वेश्चन आंसर देने पड़े, उसको कहते हैं अपठित गद्यांश। गद्यांश मतलब કે એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય, એક ફકરો આપેલો હોય, એ ફકરાને વાંચી એનો અર્થ સમજી અને પછી તમારે એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના હોય છે, રાઈટ? તો આવા પ્રકારના જે ફકરા અને પેરેગ્રાફ આપેલા હોય એ એક પ્રકારની માનસિક કસરત છે। મતલબ કે માનસિક કસરત મતલબ કે એમાં તમારે તમારા મગજને થોડુંક જોર આપવું પડે છે, राइट? अपना मगजनी कसरत होई छे आ। बच्चों, अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नोत्तर देने के पूर्व कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर या पैराग्राफ को सोल्व करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें कुछ पूर्व बातों मतलब कि पहले की बातों, हमें पहले ही उसके रूल्स जान लेने बहुत ही आवश्यक है, राइट? पूर्व मतलब कि पहले, उसके पहले हमें उसके आंसर देने से पहले उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेनी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। बच्चों, एक तो वो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट हमें उसको 3 बार पढ़ लेना चाहिए, राइट? उससे हमें क्या होगा? 3 बार हमें पढ़ लेने से वो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, उसका क्या मर्म है, वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, राइट? फिर मूल विचारों, भावों और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। उस पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ दिया गया होता है, वो गद्य या पद्य मतलब के पोयम, राइट? पोयम माथी पण क्वेश्चन आंसर આવી શકે છે, રાઈટ? આ अपठित गद्यांश છે, એવી રીતના अपठित पद्यांश પણ હોઈ શકે છે બાળકો, રાઈટ? એટલે કે પોયમ માથી તમારે એના
ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના હોય છે. આપણે કેમ ટેક્સ્ટ બુકમાં પોયમ આવે છે ને, એમાંથી આપણે કેમ ક્વેશ્ચન આન્સર લખીએ છીએ, એવી રીતના પેરેગ્રાફમાંથી જવાબ લખવાના હોય છે. રાઈટ. તો એના પહેલાં આપણે શું કરવું પડે, કોઈ પણ પેરેગ્રાફ હોય એમાં આપણે શું કરવાનું, 3 વખત કમસે કમ 3 વખત વાંચવાનું. 3 વખતમાં પણ તમને યાદ ના સમજાય તો ચોથી વખત પણ વાંચી લેવું જોઈએ. રાઈટ. પણ વાંચ્યા વગર એક પેરેગ્રાફ એક લીટી વાંચીને એના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ થવા એ બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. પહેલાં આપણે આખો પેરેગ્રાફ 3 વખત વાંચી લેવાનો. પછી મૂળ વિચારો, ભાવો और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए. પછી આપણે શું કરવાનું છે કે મૂળ વિચાર મતલબ કે પેરેગ્રાફમાં શું કહેવા માગે છે, આ પેરેગ્રાફનો ભાવ શું છે, એના શબ્દો છે જે અમુક છે જે મહત્વપૂર્ણ હોય એને આપણે રેખાંકિત મતલબ કે એને અંડરલાઇન કરવાની. રાઈટ. અમુક આપણને એને બહુ આઈએમપી એવો પાઠમાંથી જે કંઈ પેરેગ્રાફમાંથી કોઈ એક મહત્ત્વની એવી લીટી લાગે તો આપણે એની નીચે અંડરલાઇન કરી દેવાની. રાઈટ. તો 2 પોઈન્ટ આપણને યાદ રહી ગયા કે કમસે કમ 3 વખત વાંચવાનું, અને પછી વાંચ્યા પછી આપણને જે કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ લાગે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરવાની. પછી આપણને ત્રીજો પોઈન્ટ આપેલો છે, प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही ढूंढकर रेखांकित करना चाहिए. प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार ढूंढकर उसका रेखांकित करना चाहिए, प्रश्न का उत्तर हमें उसी पैराग्राफ में से मिलना चाहिए. राइट. उससे बार का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पहले पैराग्राफ दिया जाता है फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं. तो हमें पूरा पैराग्राफ पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके आंसर को सोल्व करना चाहिए. तो प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही, परिच्छेद मतलब कि उस पैराग्राफ में ही ढूंढ कर रेखांकित कर लेना चाहिए. पहले हमें जितने क्वेश्चन दिए गए हो एक पैराग्राफ में से मोस्ट प्रोबेबली हमें 5 या 3 या कोई 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढकर उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी चाहिए. पहले उसको रेखांकित कर लेना चाहिए, मतलब कि उसके नीचे लाइन कर लेनी चाहिए. फिर चौथा पॉइंट दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर सरल व संक्षिप्त हो. बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पैराग्राफ दिया गया होता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि उसमें से हमें क्या लिखना है. राइट. हमें सारा का सारा पैराग्राफ पढ़कर ऐसा ही लगेगा कि इसमें जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो हमें बहुत लंबे लगेगा. हमें ये पता नहीं चलता है एक बार में कि हमें उसमें से कितना लिखना है. राइट. तो हमें ये बात खास याद रखनी है कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो सरल मतलब कि एकदम सरल भाषा में होवे छे. એવું નથી આપણે લખવાનું કે ડીટો ટુ ડીટો આપણે એમાંથી પેરેગ્રાફમાંથી જ જોઈને લખી નાખું, એવું નથી. આપણે આપણી રીતે એમાં ભાષામાં સુધારો વધારો કરી શકીએ છીએ. सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए और संक्षिप्त होने चाहिए. यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संक्षिप्त में होने चाहिए, उसको टूक में लिखना है. राइट. आपको बड़ा करके पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना हो ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है. आपको सरल या संक्षिप्त भाषा में उसको लिख देना है. अनावश्यक या अपनी ओर से शब्द जोड़कर उत्तर ना लिखे. अनावश्यक मतलब कि जरूरी ना हो ऐसे, और अपनी ओर से शब्द जोड़कर ना लिखे. हमें अपनी ओर से कुछ उसमें ऐड नहीं करना है, ये बात हमें खास याद रखनी है. राइट. हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं. राइट. पर उस पैराग्राफ के रिलेटेड होना चाहिए. राइट. हम ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. राइट. अनावश्यक या अपनी ओर से शब्द जोड़कर उत्तर ना लिखे, ये बात भी हमें अपने दिमाग में रख लेनी है. माँ एक ऐसा शब्द है जो सुनने वालों के कानों में मिठास घोल देता है. प्यार की वह पुलक जगा देता है, उसने अपनी माँ के नजदीक रहकर पाई है. माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है. बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है. राइट. तो इस पैराग्राफ के आंसर हमें लिखने होंगे. तो यहाँ पर माँ के बारे में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर एक बार ही पढ़ूंगी और एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगी. आपको इसको 3 बार पढ़ना है और उसको समझना है कि ये पैराग्राफ आपको क्या कहने वाला है. माँ एक ऐसा शब्द है जो सुनने वालों के कानों में मिठास घोल देता है. प्यार की वह पुलक जगा देता है जो उसने अपनी माँ के नज़दीक रहकर पाई है.
मतलब कि माँ एक ऐसा शब्द है, माँ शब्द में कितनी मिठास है बच्चों, आप माँ के बारे में तो जानते ही हो, राइट। सभी की माँ सभी बच्चों से बहुत ही प्यार करती है, राइट। बच्चा चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे उसको कोई शरीर में कोई भी प्रकार की खामी हो, चाहे बीमार हो, चाहे बहुत ही झगड़ालू, बहुत ही गर्म स्वभाव का हो, फिर भी माँ अपने सभी बच्चों से बहुत ही प्यार करती है। तो माँ शब्द है ही मीठा, प्यार की वह पुलक जगा देता है। मतलब कि जो सबसे निस्वार्थ प्रेम किसी के बारे में कहा जाता है तो वो माँ या पिताजी का ही है, राइट। माँ और पिताजी ही दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी के प्रति मन में प्यार की पुलक जगाते हैं। मतलब कि एक ऐसा अच्छा सा एग्जाम्पल है माँ और पिताजी कि वो प्यार से रहने की बात हमारे दिमाग में बिठा ही देते हैं। प्यार की वो पुलक जगा देता है जो उसने अपनी माँ के नज़दीक रहकर पाई है। माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। बच्चों, हमें पता ही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से किसी का विश्वास नहीं कर लेते हैं, वो किसी के पास जाते ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ के स्पर्श को ही पहचानते हैं, राइट। तो माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। हमें पता ही कि हम जब छोटे थे तब हमारी माँ हमें कैसे उठाती थी गोद में, तो हमें वो प्यारा सा स्पर्श हमें जीवन भर याद रहता है। माँ वह शब्द है जो व्यक्ति को हल्की सी ठोकर लगने पर भी याद आता है। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर दी गई है कि माँ वह शब्द है जो व्यक्ति को हल्की सी ठोकर, मतलब कि हम कहीं से भी गिर जाए या छोटी मोटी चोट लग जाए तभी हमारे मुंह से निकल पड़ता है ओ माँ, अरे माँ। तो माँ शब्द हम छोटी छोटी हल्की मोटी चोट लगने से भी हम उसको याद कर लेते हैं, राइट। तो हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी माँ की याद आ जाती है, राइट, क्योंकि माँ हमें कभी मुसीबत में रहने ही नहीं देती, हमें हर मुसीबतों से बचाने का काम करती है, हमें एक बड़े से प्रोटेक्शन लेयर में वो रखती है, राइट। तो हमें हल्की छोटी मोटी चोट लगने पर भी उसकी याद आ जाती है। मुँह से सिसकारी के रूप में निकलता है और व्यक्ति को सुकून देता है। मतलब कि हम कहीं से भी गिर जाए ना तो हम बोल उठते हैं कि ओ माँ क्या हो गया, तो हमारे मुंह से सिसकारी निकल ही पड़ती है और व्यक्ति को सुकून देता है। मतलब कि माँ का नाम लेने से हर व्यक्ति के मन में सुकून आ जाता है। सुकून मतलब कि एक राहत થઈ જાય છે આપણા મનમાં। माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। बच्चों, सभी के जीवन का आधार कौन है? माँ ही है। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो या चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, राइट। पर माँ के बिना किसी भी बच्चे का जीवन एकदम बेरस हो जाता है। माँ का वो प्यार किसी बच्चे को ना मिले तो बच्चा बिल्कुल ही पहले ही वो कठोर स्वभाव का हो जाता है। तो माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। यहाँ पर व्यक्ति कहा गया है, पर बच्चों मैं कहती हूँ कि पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी सजीव हो, पर माँ के बिना उसके जीवन का आधार बिल्कुल संभव ही नहीं है। माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है जो बच्चे के जीवन को स्वस्थ रखता है, राइट। तो माँ का प्यार बच्चे के लिए क्या है? माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है जो बच्चे के जीवन को कैसा रखता है? स्वस्थ रखता है, सुविकसित करता है। सुविकसित मतलब कि अब बच्चे का जो विकास होता है वो ज़्यादातर उसकी माँ की वजह से ही होता है। बच्चा अच्छा बने, उसमें अच्छे संस्कार आए, वो बड़ा होकर अच्छा आदमी बने, ये सब भी उसकी माँ के कारण होता है, राइट। तो बच्चों के लिए माँ का प्यार औषधि की तरह होता है। औषधि मतलब कि दवा की तरह होता है जो बच्चे के जीवन को स्वस्थ रखता है। बच्चों, दवा कैसी होती है? वो कड़वी होती है, पर वो होती तो फायदेमंद ही है, हमें स्वस्थ बना देती है। तो यहाँ पर माँ के प्यार को दवा के साथ उसकी तुलना की गई है कि वो औषधि की तरह होता है और बच्चों के जीवन को स्वस्थ रखता है। माँ कभी कभी में डांटती है, पर होता तो हमारे भलाई के लिए ही है, राइट।
तो माँ का प्यार बच्चों के लिए औषधि की तरह होता है जो जीवन को स्वस्थ रखता है, सुविकसित करता है। मतलब कि हमारे विकास में माँ का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ ममता का वह रूप है जो अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है, उसकी भावनाएं समझती है, दुख कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। माँ ममता का वह रूप है, मतलब कि माँ से ममतावान कोई हमें और व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। पापा होते हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, पर पापा कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अंदर से तो वो नरम ही होते हैं। पापा से सभी बच्चे डर जाते हैं पहले, पर माँ से तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि डरता हो। तो माँ ममता का वह रूप है जो अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है। कोमल भावना मतलब कि उसके मन में भावना कैसी होती है? कोमल होती है। वो बच्चों को सिखाती भी है पर कोमल भाव से। पर पिताजी हमें कभी कभी डांट डपट कर सिखाते हैं, राइट। तो हम कभी पापा से कहने में डरते हैं, पर हमें माँ से कहने में कोई झिझक नहीं होता है। उसकी भावनाएं समझती है, मतलब कि माँ होती है वो हमारी भावनाएं समझती है। हमें कुछ चीज़ें चाहिए होते तो हमें पहले हमसे पहले माँ को ही कहते हैं, राइट। तो माँ हमारी सारी ज़रूरतों को समझती है, हमारी सारी भावनाओं को समझती है, हमारे सभी दुख और कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। कष्ट मतलब कि हमारे जीवन में कोई मुश्किल आए तो उसको दूर करने का प्रयास माँ ही करती है। माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है। स्वावलंबी बनाना सिखाती है मतलब कि माँ बच्चों को सिखाती है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, राइट। तो ये गुण भी हमें माँ सिखाती है। अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाती है, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है और वह इसीलिए वह पूजनीय है। बच्चों हमें पता है कि माँ पूजनीय है, पर पूजनीय क्यों है वो भी आप लोग सब अच्छे से जान चुके हो, क्योंकि माँ कितने कष्ट को सहकर हमें जन्म देती है। और माँ अपने बच्चों को स्वावलंबी रहना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाती है। हमें पता ही, हम जब छोटे होते हैं ना तो हम हमारे सारे के सारे कामों का आधार हम अपनी माँ पर रखते हैं, पर धीरे धीरे माँ हमें सिखाती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़े रहने की सीख भी हमें अपनी माँ ही देती है। और उन्हें सन्मार्ग मतलब कि अच्छे मार्ग पर चलने की सीख भी वही देती है, इसलिए माँ पूजनीय है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पैराग्राफ समझ लिया, तो यहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी गई है और यह आपको अपनी CW में करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर आपको अपने CW में लिखने हैं। किस प्रकार लिखने हैं? तो उस पैराग्राफ में से पढ़ कर। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, हर व्यक्ति को जीवन पर क्या याद रह जाता है। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में देंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरी ही लाइन में देखो, यहाँ पर ही दिया गया है उसका आंसर कि माँ का वह स्नेह भरा स्पर्श व्यक्ति को जीवन भर याद रह जाता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है? पहले क्वेश्चन का आंसर है, राइट, कि माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रह जाता है, राइट। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। कि यहाँ पर हमें 4th लाइन में दिया गया है, माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है जो बच्चे के जीवन को स्वस्थ रखता है, सुविकसित करता है। पर क्यों? तो यहाँ पर हमें उसका आंसर मिल रहा है कि हल्की सी ठोकर लग जाने पर भी हमें माँ की याद आती है। मुंह से सिसकारी के रूप में माँ निकल जाता है और व्यक्ति को सुकून देता है। माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है, राइट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, राइट। तो हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह कैसे है, राइट, कि वो औषधि की तरह क्यों है। तो वो हमें इस पैराग्राफ में से ही मिलेगा कि माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है क्योंकि वो बच्चे को जीवन पर स्वस्थ और सुरक्षित भी रखता है, राइट। तो आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ से लेकर आपको है, राइट। तो ये था दूसरा क्वेश्चन।
अब आपको लिखना है तीसरा क्वेश्चन, माँ पूजनीय क्यों है। तो माँ पूजनीय क्यों है बच्चों, तो उसके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है लास्ट वाली लाइन में। माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख भी वही देती है, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए वह पूजनीय है। राइट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। राइट, तो बच्चों अब हम उसके बाद का क्वेश्चन समझेंगे। क ख ग हमने समझ लिया, क दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ समझा था ना, उसमें से समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो औषधि का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर ही दिखा देती हूँ। राइट, औषधि का मतलब होता है, औषधि का मतलब होता है दवा। राइट, औषधि यानी कि दवा। फिर दूसरा दिया गया है बच्चा। तो बच्चा मतलब कि उसका समानार्थी शब्द है बालक। राइट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा बालक। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है माँ। तो माँ का समानार्थी शब्द है माता। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा माता। औषधि तो दवा, बच्चा तो बालक, माँ तो माता। पैर, तो पैर का समानार्थी शब्द होगा पाँव। राइट, तो पैर का समानार्थी शब्द है पाँव। राइट, तो आप लोगों ने चारों के चारों आंसर देख ली है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। राइट, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए पर्यायों से उचित पर्याय को रेखांकित करो। आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। माँ एक, उसमें पहला दिए गए, माँ एक ऐसा शब्द है जो कानों में मिठास घोल देता है कि मुंह को कड़वाहट से भर देता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा क। राइट, माँ एक ऐसा शब्द है जो कानों में मिठास घोल देता है, तो पहला आंसर आएगा। राइट, पहले में आएगा क। फिर दूसरा, हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है उसका मारना पीटना डपटना कि उसका स्नेह भरा स्पर्श। यस, तो उसके आंसर में आएगा ख। राइट, दूसरे में आएगा ख। फिर तीसरा, माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है कि निराधार है। आधार मतलब कि આપણો સ્તંભ છે। રાઈટ, આપણો પિલર છે મહત્વનો। કે નિરાધાર मतलब કે કોઈ આધાર ન હોય એવું। તો માં પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનનો આધાર છે। તો ત્રીજામાં આવશે ક, પહેલામાં ક, બીજામાં ખ, ત્રીજામાં ક। તમારે આના ક્વેશ્ચન અને એના આન્સર સહિત તમારે CW માં લખવાનું છે બાળકો। રાઈટ, એટલે વિડીયો જોવો કમ્પલસરી છે। પછી ચોથો આન્સર છે, माँ अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है। राइट, नहीं कि उसको बिगाड़ देती है। तो चौथे में आएगा क, तीसरे में आएगा क, दूसरे में आएगा स्नेह भरा स्पर्श और पहले में आएगा क। राइट, तो यहाँ पर चारों के चारों आंसर दिए गए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। आपको क्या करना है, इसके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मतलब के बिल्कुल उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हल्की तो बहुत, भारे, हल्का तो हमें लिखना है बहुत भारी, हल्की तो भारी। राइट, आपको लिखना है भारी। राइट, पहले का आंसर आएगा भारी। फिर दूसरा दिया गया है आधार, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है निराधार। राइट, तो हमें लिखना है दूसरे में निराधार। राइट, दूसरे का आंसर हमें मिल गया, दूसरे का आंसर आएगा निराधार। राइट, निराधार किस प्रकार लिखते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। राइट, निराधार, आधार तो निराधार। फिर तीसरा दिए गए है दुख, दुख तो सुख। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, दुख तो सुख।
फिर चौथा दिया गया है दूर, तो पास। राइट, दूर तो पास, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ। राइट, तो आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। उसी पैराग्राफ में से देख देख कर लिखने होंगे। राइट, अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर क पर। हर व्यक्ति को जीवन पर क्या याद रहता है, तो उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है। राइट, आपको समझ में ना आए उसमें से तो यहाँ पर आपको देखकर लिख लेना है। राइट, सारे के सारे समानार्थी शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। राइट, जो देख रहे हो आप, राइट, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए ही गए हैं। आपको यहाँ पर से देख देख कर अपनी CW में लिखने हैं। हल्की तो भारे, आधार तो निराधार है बच्चों। राइट, तो आपको यहाँ पर से देख देख कर अपनी CW में लिख लेने हैं। आपको मजा आया होगा। राइट, तो आज का आपको होमवर्क भी आपको मालूम चल गया। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं पीछे जो एक्सरसाइज थी वीडियो में, वो आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ही दी गई थी। राइट, तो आपको उसके क्वेश्चन और उसके आंसर देख के कंप्लीटली पूरा का पूरा CW में लिख लेना है। राइट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।